हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। और आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आपके सोइल मैकेनिक्स के हैं। देखिए, सोइल मैकेनिक्स में जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके हार्ड हैं। ठीक है, जो टफ क्वेश्चन हैं तो वो टफ क्वेश्चन मैं आपको जो है लेके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है 1 से लेके 4 चैप्टर तक के हैं। ठीक है, 1 से लेके 4 चैप्टर में जितने भी टफ क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, मुझे पता है कौन से नहीं आ रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन जो है मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। और यकीन मानिए बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आ भी जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक और बात बता दूं, जिन लोगों ने नोट्स नहीं खरीदे हैं जल्दी से नोट्स खरीद लो, क्योंकि आपको जो 50% का ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, आपको नंबर चाहिए, किस नंबर पे है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, पहला है आपका स्थानांतरित मृदा, ट्रांसपोर्टेड सोइल। ये क्या होती है? अब देखिए, जैसे चट्टानें होती हैं तो चट्टानों को या तो भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा क्या किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। तो उनको तोड़ के जो कण बनते हैं वही तो मृदा होती है। जब वो कण जो होते हैं किसी के द्वारा, जैसे वायु हो गई, जल हो गया, ग्लेशियर हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, इनके द्वारा वो जो टूटे हुए कण हैं वो उस स्थान से कहीं दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, तब उस मृदा को कहेंगे हम कौन सी मृदा? स्थानांतरित मृदा। ठीक है, स्थान परिवर्तित हो गया उसका। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या है, यही लिखा है जो मैंने समझाया है आपको कि जब चट्टानों का किसी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा विघटन किया जाता है, यानी उनको तोड़ा जाता है चट्टानों को, तो उनके छोटे छोटे कणों के रूप में मृदा का निर्माण होता है। जब यही मृदा जल, वायु, ग्लेशियर, गुरुत्वाकर्षण आदि के कारण उस स्थान से कहीं और चली जाती है, कहीं और स्थानांतरित हो जाती है, तो उस मृदा को कहते हैं हम स्थानांतरित मृदा। अगर ये मृदा कहीं और ना जाकर उसी स्थान पर रहती है तो इसको हम बोलते हैं रेसिडियस सॉइल। ठीक है, रेसिडियल सॉइल बोलते हैं उसको। तो आप जो है दोनों याद रखना, आपको स्थानांतरित कौन सी होती है, ट्रांसपोर्टेड, और आपकी जो है रेजिडुअल सॉइल कौन सी होती है, ये दोनों याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। एल्यूवियल सॉइल, इसको बोलते हैं हम जलोढ़ मृदा। अब देखिए, ज़्यादातर जो खेती होती है हमारी, खेती के लिए सबसे उपजाऊ मृदा मानी गई है जलोढ़ मृदा। क्यों? क्योंकि ये जो मृदा है आपकी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा जो होती है आपकी, जलोढ़ मिट्टी, वो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, तो इसलिए इसकी उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होती है। किसकी? जलोढ़ मृदा की। ठीक है, और इसीलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ज़्यादातर खेती में किया जाता है। अच्छा, ये जो मृदा है वो ज़्यादातर आपके देखो पंजाब हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, असम हो गया, इन क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। और यही चीज़ जो है यहाँ पे लिखी गई है कि गंगा, हाँ नदियाँ भी ध्यान रखने ना, कौन कौन सी नदियाँ हैं, एक तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु आदि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम आदि राज्यों में पाई जाती है। यह मृदा कृषि के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है क्योंकि यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी जलोढ़ मृदा। आगे हम बात करते हैं 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम ऑफ सोइल या मृदा की त्रिप्रावस्था प्रणाली। ठीक है, ये टॉपिक बहुत से लोगों के समझ में नहीं आया होगा, बहुत से, शायद कुछ के समझ में आ गया हो लेकिन बहुत से लोगों के समझ में नहीं आया होगा, तो इसीलिए मैं आपको जो है इसमें क्लियर करा दूंगा। देखिए 3 फेज डायग्राम में क्या होता है, देखिए जो आपकी मृदा होती है ना, मिट्टी में आपके मिट्टी के कण के अलावा और भी पार्टिकल होते हैं। जैसे मिट्टी में क्या क्या होता है, मृदा में एक तो तुम्हारे मृदा के कण हो गए, उसके बाद में उसमें थोड़ी बहुत नमी होती है, यानी जल होता है, जलांश होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो कण होते हैं मृदा के, उनके बीच में भी कुछ रिक्त स्थान होता है। ठीक है, क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। और उस मृदा में वायु भी होती है। तो ये अनेक कण होते हैं, अनेक वो होती हैं उसमें मृदा में। ठीक है, तो सबसे पहले मेनली हम 3 को मानते हैं। पहला एयर हो गया, वायु, फिर उसके बाद वाटर हो गया, और फिर उसके बाद हो गया आपके मृदा पार्टिकल, यानी कि सॉइल पार्टिकल, यानी कि मृदा कण। ये 3 चीज़ होती हैं मृदा में। तो इसीलिए हम तीनों चीज़ों को अलग अलग समूहों में अध्ययन करते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 3 फेज सिस्टम या त्रिप्रावस्था प्रणाली। देखिए
मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये मान लो कोई मृदा है, ये मृदा का स्ट्रक्चर है। अब ये इनके बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, इसको हम कहते हैं रिक्त स्थान। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं रिक्त स्थान। ठीक है। अब मृदा के अंदर मेनली ये तीन चीज होती हैं। पहला एयर होता है, फिर वाटर होता है, एंड सॉलिड पार्टिकल यानी मृदा के कण होते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, जो मान लो जो एयर है, जो हवा है, उसका कोई अलग वॉल्यूम होगा, आयतन उसका, तो उसका आयतन मान लिया मैंने VA। वाटर का अलग वॉल्यूम होगा, इसलिए इसका मान लिया मैंने VW। ठीक है। V माने वॉल्यूम और W माने वाटर। सॉइल पार्टिकल जो है मृदा के कण, उनका कोई अलग आयतन होगा, अलग वॉल्यूम होगा, तो उसका मान लिया मैंने VS। आई बात समझ में? अब इनके वेट भी अलग अलग होंगे। मान लो सॉलिड पार्टिकल जो है मृदा के कण, उनका वेट है WS। S माने सॉलिड, W माने वेट, वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो उनका वेट कितना है? WS। ठीक है, कितना है? WS है। वाटर का वेट मान लो WW। क्या मान लो? वाटर का वेट है W और W। अब देखो, हवा का भार और वाटर का भार समझना। हवा का भार जो है WA, वो तो 0 होता है। हवा का भार लगभग 0 ही तो होता है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि क्या है आपका, कि जल का भार और प्लस वाटर का भार कितना हो जाएगा दोनों मिला के, ये आपका मान लो दोनों कितना हो जाएगा, ये वाटर का भार हो जाएगा। ठीक है। किसका? वाटर, यानी कि वेट ऑफ वाटर। तो हमने जो है एयर का जो वेट होता है इसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर क्या? वो 0 ही होता है। ठीक है। चलिए, ये तो आ गया, ये समझ में आ गया ना डायग्राम। ठीक है। ये एयर, ये वाटर और ये सॉलिड। अच्छा, ये 3 फेज, तभी तो इसको कहते हैं 3 फेज त्रिप्रावस्था, 1 2 3, 3 प्रावस्था प्रणाली। ठीक है। त्रिप्रावस्था प्रणाली या 3 फेज सिस्टम। अच्छा, एक होता है 2 फेज सिस्टम। और 2 फेज में क्या होता है, उसमें हम एयर को इग्नोर कर देते हैं, उसमें वाटर और सोइल रहता है बस। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है इसके बारे में। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं आपको, ये जो होता है वॉइड रेशियो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? वॉइड रेशियो। ठीक है। वॉइड रेशियो बोलते हैं। ये जो होता है, ये आपका उसके वायु का वॉल्यूम जो है और जल का वॉल्यूम जो, उन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड। आगे देखिए, मृदा में मृदा कणों के अलावा वायु, जल और रिक्त स्थान आदि उपलब्ध होते हैं, ये बता दिए मैंने। इन्हीं वायु, ये क्या है? इन्हीं वायु, जल मृदा के कणों को अलग समूहों में विभाजित करने पर, अच्छा इन्हीं कणों को, ठीक है, इन्हीं कणों को, इन्हीं चीज़ों को, किसको? वायु को, जल को, मृदा के कणों को अलग अलग समूहों में विभाजित करके उनके भार, रिक्तानुपात, जलांश, संरंध्रता यानी उनका अध्ययन करना। ठीक है। उनका अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो यही हमको क्या कहलाता है? यही हम कहते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? त्रिप्रावस्था प्रणाली कहलाती है। ठीक है। इसमें मृदा को निम्न समूहों में विभाजित, निम्न समूहों द्वारा विभाजित किया जाता है। देखिए, एक समूह में क्या होगा, देखो पहला है नंबर फर्स्ट, इस समूह में केवल आयतन संबंधी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। दूसरा क्या है, इस समूह में केवल निश्चित अनुपात संबंधी सूचनाएं दी जाती हैं। और तीसरा क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की सूचना हो वो तीसरे समूह में आपको मिलती है। ठीक है। इन सभी सूचनाओं को हल करते समय 2 या 3, मैंने बताया आपको 2 या 3 प्रावस्था प्रणाली का मृदा का चित्र बनाकर अज्ञात राशियों को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 3 फेज सिस्टम। ठीक है। क्या हो गया? ये 3 फेज सिस्टम। अच्छा, एक होती है आपकी सैचुरेटेड सॉइल यानी संतृप्त मृदा। देखिए, सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है? जो नमी होती है ना, यानी कि ऐसी मृदा जिसमें वायु की मात्रा ही ना हो, बिल्कुल वायु की मात्रा बिल्कुल 0 हो। और वायु की मात्रा 0 कब होगी किसी भी मिट्टी में? जब उसमें हम पानी मिला देंगे। पानी मिला देंगे तभी तो 0 होगी। तो इसीलिए जो है, जो नमी मृदा होती है, नमी, तो उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। आगे है एटरबर्ग की सीमाएं। देखिए, एटरबर्ग क्या है? एक वैज्ञानिक था एटरबर्ग। उसने देखा कि जब कोई मिट्टी अपनी अवस्था परिवर्तित करती है, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है, तो जो मिट्टी में उपस्थित जल की मात्रा होती है वो सघनता सीमा कहलाती है। और इसी गुण को सबसे पहले किसने देखा? एटरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने देखा, इसलिए इसे एटरबर्ग की सीमाएं कहते हैं। ठीक है। देखिए, इसका डायग्राम देखिए आप, डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, ये आपका वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये वाई।
ठीक है। अच्छा, अब देखिए मृदा की अवस्था, पहले मान लो ये ठोस अवस्था है, उसके बाद ये अर्ध ठोस अवस्था है, उसके बाद सुगठ्य अवस्था है, उसके बाद द्रव अवस्था है। अब देखिए द्रव अवस्था, एक मिनट रुको, देखिए, देखो जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो इधर जाओगे तो ये क्या लिखा है, वाटर कंटेंट यानी जलांश। जैसे जैसे आप इधर जाओगे इधर, वैसे वैसे आप जल की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे इधर जाओगे वैसे वैसे जल की मात्रा आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इधर जाओगे वैसे वैसे आपकी जल की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, आयतन जिसको बोलते हैं। अब देखो जो ठोस पदार्थ होता है यानी कि ठोस अवस्था जो होती है मृदा की, उसका जो वॉल्यूम है वो तो निश्चित है। ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या है, निश्चित है। अभी उसमें पानी नहीं मिला है तो इसीलिए देखिए इसका जो शेप है बिल्कुल सेम है। इसका जो इसकी जो वो है अवस्था वो सेम है। अब जैसे इसमें पानी मिलाया हमने तो ये आ गया अर्ध ठोस अवस्था में, यानी कि थोड़ा बहुत ये नमी हो गई इसमें, थोड़ा बहुत गीला हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ देखिए, जब थोड़ा सा पानी मिला तो इसका ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम इसका क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, यानी कि वॉल्यूम इसका चेंज हो गया। तो यानी कि जैसे जैसे आप मृदा में वाटर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वाटर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। अब मान लो वाटर हमने और बढ़ाया तो ये जो मृदा मिट्टी की जो अवस्था थी वो अर्ध ठोस से हो गई, मान लो सुगठ्य अवस्था हो गई। तो सुगठ्य अवस्था यहाँ तक ऐसे जा रही है। ठीक है, तो सुगठ्य अवस्था कहाँ होगा, ये वॉल्यूम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो और बढ़ जाएगा। तो ये मतलब है इसका। अब वाटर और बढ़ाओगे तो एंड में एक अवस्था बचती है जो है आपकी द्रव अवस्था। भाई किसी भी चीज़ में पानी मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो वो लास्ट उसकी वो होती है, लास्ट पोजीशन होती है, लास्ट अवस्था होती है। अब देखिए इसमें ये WS और WP और WL क्या है। देखिए WS जो है, WS जो है इसको बोलते हैं हम श्रिंकेज लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं इसको, संकुचन सीमा। डेफिनेशन कैसे याद करोगे कि ठोस अवस्था और अर्ध ठोस अवस्था के बीच की सीमा को संकुचन सीमा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही WP क्या है, सुगठ्य सीमा। अर्ध ठोस अवस्था और सुगठ्य अवस्था के बीच की सीमा को क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं सुगठ्य सीमा। ऐसे ही आपका WL क्या है, ये रहा WL कौन सी, द्रव सीमा। L का मतलब लिक्विड और P का मतलब प्लास्टिक और S का मतलब श्रिंकेज। ठीक है, तो WL क्या हो गया आपकी, द्रव सीमा। द्रव सीमा में क्या होता है भाई, द्रव सीमा आपकी सुगठ्य अवस्था और द्रव अवस्था के बीच की सीमा क्या होती है, द्रव सीमा कहलाती है। तो ये तीन तो आपको लिखनी है हेडिंग। उसके बाद में आपको एक और हेडिंग लिखनी है, आपको कौन सी, एक और है आपकी है प्लास्टिक इंडेक्स। ठीक है, प्लास्टिक इंडेक्स है, ये क्या होता है, ये आपका WL जो द्रव सीमा थी और माइनस कर दो WP यानी कि जो आपकी सुगठ्य सीमा थी, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आप हमें मिल जाएगा आपका इंडेक्स यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स मिल जाएगा, सुगठ्य सूचकांक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एटर वर्ग की सीमाएं हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखना। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे कोई क्वेश्चन है या नहीं, नहीं है। यही है 1 से 4 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और टेंशन नहीं लेनी है आपको। जल्दी 4 से 8 चैप्टर तक के जो हार्ड क्वेश्चन है और जो तुम्हें हार्ड लगे वो बता देना मुझे कमेंट में, उसको मैं आपको डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिसने भी लाइक नहीं किया है कर दो यार, आप ही लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।